Hello dear students, welcome to my next lecture on the topic of simple harmonic motion, waves and vibrations का सब्जेक्ट बच्चों हम कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चे, इसमें हम कंपाउंड पेंडुलम को स्टडी करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एसएचएम होने के लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है कि जो फोर्स लग रही होती है पार्टिकल पे, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड शुड बी ऑपोजिट टू इट। ठीक है, तो इसी कारण से जो हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है उसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि जितना हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते जाते हैं उतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होती है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा। इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स डे टू डे लाइफ में से बताई थी, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स हैं, जिसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल मॉडल पढ़ा विच इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का जो बॉब होता है उसकी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होती हैं। ठीक है, और सिंपल पेंडुलम का बच्चों हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन जो होता है दैट इज t इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट L बाई G। ठीक है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड G इज ग्रेविटी। और सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरह का होता है, देयर इज रिजिड सपोर्ट और एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है हमारे पास। मासलेस इनएक्सटेंसिबल का मतलब बच्चों इसमें ना एक्सटेंशन नहीं हो रही। ठीक है, और इसके साथ हमने यहाँ पर एक मासिव बॉब स्मॉल m, ठीक है, ये इसका मास है। ये बॉब को हम जब सस्पेंड करते हैं दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जैसे कि हमने पढ़ा ही था, है ना। और ये है पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, यहाँ पे ये ऐसे ऑसिलेट करता है अबाउट द मीन पोजीशन। और स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए बच्चों इसका जो मोशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इसके अलावा हमने देखा कि अगर हमारे पास एक जार है, उसको वाटर में हमने डाला और बायोन्सी के कारण भी जो मोशन होता है एसएचएम होता है। हमने एक अर्थ वाली एग्जाम्पल करी कि अगर हम अर्थ के अंदर एक टनल इमेजिन कर लें, लंबी सी टनल, और उसमें एक बॉडी को हम थ्रो कर दें, तो वो जो बॉडी भी है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी। इसके अलावा हमने देखा कि अगर हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब है ऑफ यू शेप, जिसको हम मैनोमीटर भी बोलते हैं, क्लास +1 में आपने पढ़ा हुआ है, इसके अंदर अगर हम एक लिक्विड रखें और उस लिक्विड को हम एक साइड से थोड़ा पुश कर दें और दिस इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, तो ये वाला लिक्विड भी अगर हम इसको यहाँ पर इस तरह से रिलीज कर दें तो इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे होगा। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों दैट इज कॉल्ड कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये सिंपल पेंडुलम होगा, मतलब जैसे कि एक मासलेस थ्रेड है और बॉब है, जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एक बुक है आप उस बुक को ऑसिलेट करवा सकते हो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल ये पेन है मेरे पास, ठीक है, अब इस पेन के अंदर जो मास है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स बॉडी, और हम इसको किसी भी पॉइंट के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट ऐसे करवा सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है तो हम इसको इस तरह से ऑसिलेट करवा सकते हैं। तो सच काइंड ऑफ बॉडी जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द एंटायर बॉडी दैट इज कॉल्ड कंपाउंड पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम की शेप हम कोई भी आर्बिट्रेरी शेप लाइक दिस ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और हमने इसको यहाँ से मान ले पिवट कर दिया, यहाँ पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है S, और यहाँ से हमने इसको जब ऐसे पिवट कर दिया तो ये मीन पोजिशन में कुछ इस तरह से है। अब अगर हम इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा दे दें यहाँ से लाइक दिस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा दे दें, और जो नेक्स्ट पोजीशन है इसकी, और अब जो बॉडी की पोजीशन है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो अगर हम यहाँ से इसको रिलीज करें और ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा तो उसका भी जो मोशन है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक तो हम इस चीज को प्रूव करेंगे, उसके बाद बच्चों हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे आज के टॉपिक में। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एसएचएम के लिए हमें रीस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो लेट अस कैलकुलेट रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए डायग्राम आपके सामने है। लेट अस सपोज यहाँ पर इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कहीं पे, उसको कैपिटल G से डिनोट कर देते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जिस बॉडी के अंदर जहां पर उसका सारा वेट कॉन्सेंट्रेट करता है। तो अगर इस बॉडी का मास m है तो इस पॉइंट से इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है जैसे हमने माना, यहाँ नीचे बनाया मैंने, लेकिन दिस इज एंगल थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो वर्टिकल के साथ यहाँ पर भी दिस एंगल विल ऑल्सो भी थीटा, वो पहले से ही लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब mg के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे जैसे हमेशा होता है, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा विच इज mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस डायरेक्शन में लगेगा विच विल बी mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा फोर्स जो है दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे कि सिंपल पेंडुलम में थी, और इस रीस्टोरिंग फोर्स का एक टॉर्क यहाँ पे अभी जनरेट होने वाला है। तो लेट अस सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की जो लेंथ है दैट इज L,
स्मॉल एल, ठीक है। तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो लेंथ आपको शो हो रही है यहाँ पे ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको वापस लेके आने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इस केस में जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी, तो उसे डिनोट करेंगे इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखिए ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है, जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रही है उस लाइन का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, जहां से हमने बॉडी को पिवट किया हो, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना होता है, ठीक है। तो फोर्स है बच्चों हमारे पास mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे l के बराबर है, तो वी विल गेट mg sin थीटा इंटू l। माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है बिकॉज इट इज ए रिस्टोरिंग टॉर्क, थीटा के ऑपोजिट एक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो टॉ इज इक्वल टू mg sin थीटा l। नाउ फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, this tau will be mgl with negative sign into theta. So this is a restoring torque, ठीक है जी। Okay, now from the rotational motion we know that this torque will produce some angular acceleration, ठीक है। तो there is a relation between torque and angular acceleration using tau is equal to I alpha। यहाँ पे I क्या होता है, I is मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, कंपाउंड पेंडुलम जो भी आप यूज कर रहे हो, कोई ना कोई रिजिड बॉडी होगी ना, आई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे, और अल्फा यहाँ पे बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। वी कैन पुट अल्फा एज डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, तो अल्फा कैन बी सब्स्टिट्यूट एज डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है जी। So this is equation number 2, this is equation number 1. So when we equate these two equations, we will get differential equation of SHM. So from equation 1 and 2, we can derive the differential equation of SHM for compound pendulum. ठीक है, देखिए कैसे। देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया माइनस mgl थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया I इंटू अल्फा। तो I इंटू अल्फा वाज डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से I उसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे उधर, ये देखिए ये कितनी आसानी से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। आई यहाँ आएगा और थीटा। अब अगर हम इस पूरे फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा इस तरह से। वेरी सिंपल टू ड्राइव दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी लीनियर मोशन के लिए पढ़ी थी, एंड दैट वाज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अभी यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ x वाज लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना। जैसे हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम था, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में इस तरह से स्प्रिंग था, यहाँ मास है, और उसको जब हम स्ट्रेच करते थे तो x वाज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसकी जगह यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करके हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बहुत ईजी है देखना। तो ओमेगा स्क्वायर का फैक्टर आ गया mgl बाय आई के बराबर, और ओमेगा आ गया अंडर रूट mgl by I, ठीक है। तो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कंपाउंड पेंडुलम। यहाँ पे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अलग अलग एग्जांपल्स में हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रूव करिए कि ये SHM है। तो SHM प्रूव करने के लिए तो आपको यही बताना है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल्स में बात करी थी कि एज द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड ऑपोजिट टू इट, सेम वैसे ही ऑपोजिट टू इट, सो इट इज एग्जीक्यूटिंग SHM, ठीक है। तो यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दैट इज ट्रू। अब टाइम पीरियड फाइंड करना है हमें, तो t इज इक्वल टू 2 बाय ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा पुट कर दो, 2 बाय अंडर रूट आई अपॉन mgl। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ दिस कंपाउंड पेंडुलम। तो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस दिस टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। देखना कैसे क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। देखिए इस तरह की हमारे पास एक बॉडी है, इसको हमने कंपाउंड पेंडुलम बोल दिया। इसका यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जैसे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो लेंथ है उसको हमने स्मॉल एल माना यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको हम डिनोट कर लेते हैं IG से,
और ये फॉर्मूला तकरीबन हर किसी बॉडी का हमारे पास ऑलरेडी है। जैसे सफियर की बात करें, अगर ये बॉडी सफेरिकल बॉडी है तो आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सफियर यू नो दैट 2/3 mr स्क्वायर होता है। अगर डिस्क है, मान लो एक डिस्क लेके आपने इसको ऑसिलेट करवा दिया, तो डिस्क के केस में अगर आप आई जी की वैल्यू बताना चाहते हो तो दैट इज mr स्क्वायर बाय 2 वेयर m इज द मास, r इज रेडियस। तो जनरली क्या होता है कि हमें ना सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होते हैं, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ आई जी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से नहीं निकल रहा, किसी और पॉइंट से निकल रहा है, तो हमें यहाँ पे जो आई पुट करना होगा वो हमें इस एक्सिस के अबाउट पुट करना है। जो हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अबाउट आई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए वी यूज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है? आई इज इक्वल टू आई जी प्लस एम एल स्क्वायर। अगर आप इस एक्सिस के अबाउट इस कंपाउंड पेंडुलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखना चाहते हो तो क्या करना है, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई जी, उसमें आपने ये टर्म ऐड करनी है, मास ऑफ द बॉडी इनटू द डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस कौन सा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आई जी को ना हम इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन भी लिख सकते हैं। के, स्मॉल के से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन को, एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। इसके बारे में थोड़ा लिख दूं मैं ताकि आपको पता चले। वैसे आप रोटेशनल मोशन वाले लेक्चर जो हैं, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके पढ़ेंगे, डिटेल में पता चलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बच्चों। अगर आप एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझना चाहते हो तो आपको पिछले सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं फिर भी कि रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना। ऐसे एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई आर्बिट्री शेप बॉडी है और हम इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहते हैं बच्चों, ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट करवाना चाहते हैं। तो जितने भी ये पार्टिकल्स होंगे इस बॉडी के अंदर, वो सारे अपने अपने सर्कल्स में घूमेंगे और उन सबके अपने अपने डिस्टेंसेज है। जैसे यहाँ मैंने बना के दिखा दिया आपको, किसी का डिस्टेंस बड़ा है, किसी का छोटा है, कोई पार्टिकल यहाँ पे उसका डिस्टेंस और छोटा है। तो अगर हम इन सारे डिस्टेंसेस की एवरेज कैलकुलेट कर ले, कैसे एवरेज कैलकुलेट करनी है? रूट लेना है, मीन लेना है और हर डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। इट इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स of body from axis of rotation, from axis of rotation। ठीक है जी। तो ये एम के स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला भी अगर आप लिखना चाहते हैं ना तो मैं लिख देता हूं, काम आ जाएगा। R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, ये सारे डिस्टेंसेस अगर हैं R1, R2, R3 एंड सो ऑन, तो उन सबका स्क्वायर करके सम कर देना, नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देना और अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमने आई को के और एल की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब हम इसको पुट करेंगे टाइम पीरियड के फॉर्मूले में। तो देखना क्या होगा, टी के फॉर्मूले में पुट करेंगे 2 पाई अंडर रूट, एम कॉमन आ गया, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और नीचे एम जी एल है, ये हम एम से एम को काट देते हैं। अब इस L को हम लेके जा रहे हैं ऊपर, ठीक, कैसे लेके जाएंगे? तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखना, 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाय L प्लस L, है ना। अगर आप L से डिवाइड, L को यहां लिखेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा फैक्टर, और नीचे बचेगा G, ठीक है। तो दिस इज टाइम पीरियड। अब आप इसको कंपेयर करो जरा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उससे कंपेयर करो जरा, जस्ट फॉर योर नॉलेज। देखो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी से कंपेयर करो, तो जहां लेंथ होती थी सिंपल पेंडुलम की, उसकी जगह भी ये फैक्टर आ रहा है के स्क्वायर बाय एल प्लस एल, है ना। तो ये इफेक्टिव लेंथ होती है किसी भी कंपाउंड पेंडुलम की। ये वो लेंथ होती है, मतलब उसका जो साइज है, के क्या है, के डिपेंड करता है बॉडी की मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्क के लिए अलग होगा, रिंग के लिए अलग होगा, ट्रायंगुलर शेप की बॉडी है उसके लिए के डिफरेंट होगा। हम हर किसी बॉडी का के रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो उस बॉडी का के स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय जो आपने एल ले रखा है वहां पे। एल क्या है आप देखिए यहाँ पे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये है एल, ठीक है। उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो वहां से हमारे पास ये एल आ जाएगा, कैपिटल एल, ये इफेक्टिव लेंथ आ गई। मतलब इतनी लेंथ का अगर हम सिंपल पेंडुलम ले लें, कितनी लेंथ का, के स्क्वायर बाय एल प्लस स्मॉल एल, इतनी लेंथ का अगर हम एक सिंपल पेंडुलम ले लें, दोनों का टाइम पीरियड, इस कंपाउंड पीरियड पेंडुलम का टाइम पीरियड और उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बराबर होंगे, तो दिस एल इज कॉल्ड, सो दिस एल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम, ठीक है। नेक्स्ट शीट पे करते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो कंपेयरिंग विद टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, हाँ जी करें कंपेयर, तो आ गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज दिस, इसको हमने कंपेयर करना है 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाय एल प्लस एल डिवाइड बाय जी से, ठीक है। तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय एल प्लस एल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। देखना अभी एक एग्जांपल करवाते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल करते हैं। मान लो हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है जी, ये हो गया इसका सेंटर, सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाय 2, आर इज द रेडियस, स्मॉल आर इज रेडियस, एम इज मास। हमने इस डिस्क को ना यहां पर कहीं पे होल करके सस्पेंड कर दिया, कंपाउंड पेंडुलम बना दिया इसका। तो यहां पे हमारा होल है एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये डिस्क ऑसिलेट कर रही है। तो ये डिस्टेंस जो है दिस इज एल, and let us suppose this L is R by 2, for simplicity R by 2 ले लेते हैं इसको, ठीक है। मतलब रेडियस के मिड में जाके हमने एक वहां पे होल किया, वहां से इसको सस्पेंड कर दिया। अब बच्चों इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हमें, तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाय एल प्लस एल बाय जी। अब के क्या होता है, देखिए के फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फाइंडिंग के, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई जी इज इक्वल टू कैपिटल एम के स्क्वायर, और एक ये रिलेशन है जो ज्योमेट्री से हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, रोटेशनल मोशन वाली प्लेलिस्ट देख लो, उसमें आपको ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएंगे। तो उससे इक्वेट कर देते होते हैं हम, ठीक है, ऐसे करके। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो के स्क्वायर इज आर स्क्वायर बाय 2, और आर जो है उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, के स्क्वायर इज आर स्क्वायर बाय 2, और एल क्या है, देखिए एल इज आर बाय 2, ये दोनों चीजें हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखना टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर इज आर स्क्वायर बाय 2 इनटू बाय एल है, और एल इज आर बाय 2, तो 2 का फैक्टर ऊपर चला गया, आर नीचे आ गया, प्लस एल है, एल इज अगेन आर बाय 2 डिवाइड बाय जी, 2 से 2 कट गया, एक आर से एक आर कट गया, आर प्लस आर बाय 2, 2 पाई अंडर रूट, ये बन गया 3r बाय 2g, ठीक है। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस डिस्क, उसमें रेडियस पुट कर दो, ग्रेविटी पुट कर दो, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा इस डिस्क का, ठीक है। अब अगर हमें एक सिंपल पेंडुलम बनाना है जिसका टाइम पीरियड सेम इतना ही हो, उसकी लेंथ कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है, इफेक्टिव लेंथ जिसको हम बोलते हैं। तो उसकी लेंथ होगी L इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय एल प्लस एल, ये अभी हमने फाइंड किया, ठीक है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो फिर से के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है आर स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 बाय आर प्लस आर बाय 2, तो ये 2 से 2 कटा, आर यहां कटा, और रिजल्ट आ गया 3r बाय 2। मतलब जो इसकी रेडियस है, मान लो इसकी रेडियस है 1 मीटर एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे 3 बाय 2 मीटर का सिंपल पेंडुलम आपको चाहिए। तो सिंपल पेंडुलम अगर आप ले लो 3r बाय 2 लेंथ का, उसकी लेंथ कितनी है, 3r बाय 2 के बराबर, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड और इस डिस्क का टाइम पीरियड दोनों बराबर होंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट
सिंपल पेंडुलम। तो किसी भी कंपाउंड पेंडुलम को हम एक सिंपल पेंडुलम इमेजिन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसकी लेंथ जो है वो इस फैक्टर से हम कैलकुलेट करें। अब हर बॉडी के लिए के डिफरेंट होता है, याद रखना। और लेंथ क्या है यहाँ पे स्मॉल एल, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये जो हमने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कंसीडर किया है वो हम कहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, एल वहां से हमारे पास आएगा। अब हमारे पास इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन है विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। इसको समझ लें पहले। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? बहुत आसान है। देखो, जैसे हम सिंपल पेंडुलम पढ़ते हैं ना, तो सिंपल पेंडुलम में ये हमारे पास एल लेंथ का एक पेंडुलम है, तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है ना, और यहां पर जो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होता है ओ, वो इसी बॉब का सेंटर होता है। बॉब वैसे ही बहुत छोटा होता है, तो उसका सेंटर है, उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। मतलब ये वाला जो पॉइंट है एक्चुअली ये ऑसिलेट करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। अब हमें कंपाउंड पेंडुलम के लिए बताना है कि सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कहां पे लाई करता है। तो सिंपल वही सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये हमारा कंपाउंड पेंडुलम था, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है हमारे पास, ठीक है। और यहां से हमने एल डिस्टेंस ये माना जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है। और हमने ये देखा कि अगर हम एल में के स्क्वायर बाय एल ऐड कर दें, तो के स्क्वायर बाय एल भी एक पॉजिटिव फैक्टर ही है ना, तो जो लेंथ हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं, ये टोटल लेंथ जो आती है कैपिटल एल, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ या सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है ओ, वो कहां पे लाई करता है? वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से के स्क्वायर बाय एल डिस्टेंस नीचे लाई करता है, ठीक है। तो इट इज द पॉइंट अबाउट विच कंपाउंड पेंडुलम ऑसिलेट्स, और जिसके अबाउट उसका टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम जितने टाइम पीरियड के बराबर होगा, ठीक है। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो लेट अस डिफाइन इट। ए पॉइंट on other side of G at distance k square by L from it is center of oscillation। तो ये याद रखना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की जो दूरी होती है वो स्मॉल एल प्लस के स्क्वायर बाय एल होता है। यहाँ पे स्मॉल एल क्या है वो भी मैं लिख दूं, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिजिड बॉडी। कोई भी रिजिड बॉडी कंपाउंड पेंडुलम है ना हमारे पास, रिजिड बॉडी फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। ये है, जैसे कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे करते हैं। मान लो हमारे पास इस तरह का एक रेक्टेंगुलर शेप का लैमिना है, लाइक दिस इज ए लैमिना, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे। ये दो डायगोनल्स बनाए मैंने, यहाँ डायगोनल्स की इंटरसेक्शन हो रही है, यहाँ पे जी लाई करता है। और मैंने क्या किया, होल कर दिया यहाँ पे, कहीं पे छोटा सा यहाँ पे होल कर दिया हमने। इस होल में से मैंने एक शाफ्ट निकाली और यहाँ पे इस शाफ्ट के अबाउट मैंने इस बॉडी को सस्पेंड कर दिया। यहाँ पर ये ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो वो होल करना हमारे हाथों में, हमने कहाँ पे करना है। तो इस होल का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा? एल, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, ये एल है। और रेडियस ऑफ गायरेशन जो है दैट इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, क्योंकि वो बॉडी की मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की। जैसे देखिए, के कैलकुलेट करना है ना, हम क्या करते हैं, हम एम के स्क्वायर को बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बॉडीज का? जैसे रिजिड बॉडी कोई भी ले लेते हैं, अगर हम बात करें जैसे एग्जांपल के लिए हम एक रिंग कंसिडर कर लेते हैं इस बार, ठीक है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, आर उसकी रेडियस है, एम से एम कट गया तो के विल बी प्लस माइनस आर, ठीक है। तो उस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग की रेडियस के ही बराबर है, दोनों बराबर है। और अगर हम ले लें डिस्क, तो डिस्क के केस में जैसे मैंने अभी बताया था, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, एम से एम कटा तो के आ गया यहाँ पे प्लस माइनस आर बाय रूट 2। तो इतना डिस्टेंस जो भी उस डिस्क की रेडियस होगी उस हिसाब से उसको रूट 2 से डिवाइड करो, दिस विल बी द रेडियस ऑफ गायरेशन। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो ये है कि हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो कि यहाँ पे है हमारे पास और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं।
इनको इंटरचेंज करने से टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर हम बॉडी को यहां से सस्पेंड कर दें तब भी टाइम पीरियड उतना ही रहेगा जितना यहां से सस्पेंड करने पे होगा, चाहे कोई भी शेप हो, किसी भी तरह का कंपाउंड पेंडुलम हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, उसको प्रूफ करेंगे। तो नाउ वी विल डू इंटरचेंजेबिलिटी of point of suspension and center of oscillation। ठीक है जी, दोनों की इंटरचेंजेबिलिटी देखते हैं। चलिए, तो लेट अस सपोज दिस इज द कंपाउंड पेंडुलम। इन द फर्स्ट सिचुएशन दिस इज S और यहाँ पे है G और यहाँ पे है O। ठीक है, तो ये नीचे वाला डिस्टेंस हो गया k²/L और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हो गया L। हमने यहाँ से इसको सस्पेंड किया, टाइम पीरियड आ गया 2π√k² L + L/G। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में, दिस इज फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन में हमने बॉडी को इन्वर्ट कर दिया। ऐसे कोई सेम बॉडी है लेकिन इमेजिन करिए इसको उल्टा कर दिया, तो यहां पे आ गया S, यहां पे चला गया O। अब G जो है वो O के पास था, G वहीं पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना बॉडी का, वो उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। मास कैसे उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग का सेंटर पे, डिस्क का सेंटर पे, ट्रायंगुलर का उसके सेंट्रॉइड पे, ट्रायंगल का, है ना। तो इस तरह से G वहीं रहेगा। अब ये डिस्टेंस हमारे पास हो गया L', इसको L' बोल लेते हैं, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फिर क्या हुआ, k²/L'। तो अभी टाइम पीरियड क्या आया फिर, T', 2π√, k सेम रहता है, रेडियस ऑफ वेरिएशन भी मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ L' आएगा, यहां पर भी L' आएगा बाय G। ओके, तो नाउ यू कैन सी फ्रॉम दीज टू डायग्राम्स कि k²/L जो पहले G से लेके O तक का डिस्टेंस था, k²/L, अभी हमने उसी डिस्टेंस को L' बोला है। ठीक है, तो फ्रॉम डायग्राम्स यू कैन सी कि भाई k²/L, OG था ना, ये OG, यहां पर भी OG, उसको L' बोला हमने, तो मतलब k²L × L' है। इसको यहां पुट कर देते हैं, है ना, इसको यहां पे ऐसे मैं एरो लगा देता हूं। देखो T' k² की जगह हमने पुट करना है L × L' बाय L' + L' बाय G। तो ये L' कट गया, तो ये क्या आ गया, 2π√L + L' बाय G। और इसको भी देखें, यहां पर L है और k²/L इज L', तो यहां पर भी सेम ही रिलेशन बन रहा है हमारे पास। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2π√k²/L, k²/L इज OG, जिसको हमने बोला L', उसको L' + L लिख सकते हैं बाय G। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, बोथ आर सेम। तो T' T के बराबर है ना, मतलब पेंडुलम को इन्वर्ट करने से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, अगर हम पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ऑसिलेशन को वहां ले जाएं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को नीचे कर दें, तो टाइम पीरियड सेम रहता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देयरफॉर T = T'। तो अभी तक हमने पढ़ा कि भाई कोई भी रिजिड बॉडी अगर ऑसिलेट करे अबाउट ए पॉइंट, उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला, विच इज 2π√I/mgl। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हम इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन और लेंथ ऑफ द पेंडुलम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है, ध्यान से सुनिए, T = 2π√k² + L अपॉन G। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। हमने देखा कि जो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से k²/L अमाउंट से नीचे होता है, इतना डिस्टेंस नीचे होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से किसी भी बॉडी के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये बुक जो है, लेट अस सपोज दिस इज ए कंपाउंड पेंडुलम,
हम इसको यहाँ पे ऐसे सस्पेंड कर सकते हैं। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, और इसका जो रेडियस ऑफ वाइब्रेशन है के स्क्वायर करेंगे बाय एल करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन होगा। तो ये टोटल लेंथ जो है वो उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ भी है जिसका टाइम पीरियड बिल्कुल इसके जितने होगा, ठीक है। वो हमने इक्विवेलेंट लेंथ भी फाइंड कर ली। अब हमें ये देखना है कि एल की कौन सी वैल्यू के लिए जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम होगा, कम से कम टाइम पीरियड किसी भी कंपाउंड पेंडुलम का किस एल के लिए होगा, उस एल की वैल्यू को निकालना है। देखिए, टू फाइंड स्मॉल एल आपको पता है ना, एस से जी का डिस्टेंस, फॉर विच टी इज मिनिमम, कम से कम टाइम पीरियड हो बॉडी का, ये हमें फाइंड करना है। देखिए बहुत इजी है, हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाय एल प्लस एल बाई जी। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई बाय रूट जी अंडर रूट के स्क्वायर बाय एल प्लस एल। तो आप देख रहे हैं कि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है। कौन सी लेंथ? ये हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम है, दिस इज एस, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, दिस इज एल। तो अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हम थोड़ा नीचे ले आए, यहाँ पे ले आए तो टाइम पीरियड डिफरेंट होगा, यहाँ ले आए डिफरेंट होगा, यहाँ ले आए डिफरेंट होगा, तो कोई ना कोई एल की ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए ये टाइम पीरियड मिनिमम होगा। हमें वो एल फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं dt बाई डी एल, उस पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें करनी है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत आसान है। हाँ जी, तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं क्या है विद रिस्पेक्ट टू एल। 2 पाई बाय अंडर रूट जी तो कांस्टेंट है, इस पूरे फैक्टर की पावर हाफ है तो हाफ आ गया आगे, के स्क्वायर बाय एल प्लस एल की पावर हो जाएगी माइनस हाफ। अब इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें विद रिस्पेक्ट टू एल कर रहे हैं, तो के स्क्वायर बाय एल का डेरिवेटिव, के स्क्वायर कांस्टेंट है, एल की पावर -1 है तो वो -1 आगे आया और नीचे बनेगा एल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एल का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0। तो जब आप ये सारा फैक्टर 0 कर देंगे तो आपके पास यहां से क्या आएगा, देखिए के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कटा, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस के। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसके लिए अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करें ना इस फैक्टर को और यहाँ पे एल की वैल्यू के पुट कर दे, प्लस माइनस के पुट कर दे, तो मतलब डी स्क्वायर टी बाय डी एल स्क्वायर एट एल इज इक्वल टू प्लस माइनस के इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आती है ये क्वांटिटी। तो मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए अगर, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू जो होती है दैट इज द मिनिमम वैल्यू, वहां पे हमारे पास टाइम पीरियड मिनिमम होगा। तो याद रखेंगे एट एल इज इक्वल टू प्लस माइनस के। अब प्लस माइनस का मतलब है कि ये जो लेंथ है वो जी के उस तरफ भी हो सकती है, जी के इस तरफ भी हो सकती है, दोनों ही लेंथ्स पे हमारा जो टाइम पीरियड है दैट विल बी मिनिमम, ठीक है। टी इज मिनिमम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। देखिए डिस्क ले लेते हैं, डिस्क की एग्जांपल सबसे सिंपल है। इस डिस्क की रेडियस आर, मास एम, तो इस केस में ये तो हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, और यहां पे मान लेते हैं ऑसिलेशन, सेंटर पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, सॉरी, तो यहां पे मान लेते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। ये लेंथ जो है एल, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, प्लस माइनस के बराबर। तो कितनी होती है प्लस माइनस के, डिस्क का के कितना होता है, फॉर डिस्क m k square is the moment of inertia in terms of radius of gyration for any body, and this is the formula of moment of inertia of disk. तो k is plus minus r by root 2, ठीक है जी। this is radius of gyration, r by root 2 कितना होता है, 0.707 of r होता है, मतलब approximately 70%, ठीक है। तो मतलब अगर ये point of suspension R का 70% है, ठीक है, L इज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 0.707 ऑफ R। अगर इतने डिस्टेंस पे आप S ले लोगे तो यहां से हम अगर इसको ऐसे सस्पेंड करेंगे और ऑसिलेट करेंगे तो टाइम पीरियड मिनिमम होगा, ठीक है बच्चों। तो वो कितना होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले में K को L पुट कर देते हैं,
ये फॉर्मूला है ना हमारा, के को एल पुट कर दें, 2π√2L/g, और L कितना लिया हमने, ये लेंथ लेनी है रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर, तो यहाँ पुट कर देते हैं 2π√2 इंटू R बाय √2g। ठीक है, तो इसका हम ना √2 ऊपर ही बना देते हैं, तो ये बन जाएगा 2π इंटू √2R/g। तो ये आंसर है। ये मिनिमम टाइम पीरियड होता है डिस्क का, कम से कम इतना टाइम पीरियड होगा। जब भी आप डिस्क को किसी भी पॉइंट के अबाउट ऐसे ऑसिलेट करवाओगे तो उसका टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से निकल आता है। तो कितनी बढ़िया चीज है। अब आप किसी भी बॉडी का, चाहे कोई बुक है, कोई ग्लास है, कोई चम्मच है, प्लेट है, कुछ भी है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे अराउंड होते हैं वो सारे कंपाउंड पेंडुलम है। आप उसमें हर किसी कंपाउंड पेंडुलम को, हर किसी चीज को किसी पॉइंट के अबाउट सस्पेंड कर सकते हो। वो एक झरना होता है, उसमें छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, है ना, जिसमें हम कोई पकोड़े डालते हैं झरने से, तो उसमें आप उसको सस्पेंड कर सकते हो किसी भी पॉइंट के अबाउट। वो ऑसिलेट करेगा, वो कंपाउंड पेंडुलम है। और आप वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो उसका, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जिसके अबाउट वो एल फाइंड कर सकते हो, जिसके अबाउट उसका टाइम पीरियड मिनिमम है। तो ये कंपाउंड पेंडुलम का टॉपिक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं टॉर्शनल पेंडुलम।